गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये प्यारा सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चैप्टर में घुसने से पहले तो ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये चैप्टर पढ़ने का मोटिव क्या है। आई मीन टू से ये चैप्टर पढ़ने से आपको जीएसटी लॉ के अंदर बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे टॉप में आप देखो, राइट कॉर्नर में, आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द ड्यू डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस। ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। एंड पर्पसेस ऑफ इशूइंग डेबिट एंड क्रेडिट नोट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर में आता है, सेक्शन 31। अभी सेक्शन 31 बेसिकली आंसर्स यू विथ 3 क्वेश्चंस, दैट इज हु, व्हेन एंड हाउ रिगार्डिंग इनवॉइस। ये हु का मतलब है इनवॉइस कौन इशू करेगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 is when, that is due date of issuing invoice। invoice कब इशू करना है। and question number 3 is how। how मतलब प्रोसीजरल पार्ट। फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज का पढ़ाई। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज हु। अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल इशू इनवॉइस टू द रेसिपिएंट। मतलब कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो वो जब टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है कोई रेसिपिएंट को, तो ही नीड्स टू इशू अ जीएसटी इनवॉइस। अभी दूसरे नंबर पे देखो, कोई कंपोजिशन डीलर भी हो सकता है जिसने कंपोजिशन स्कीम अवेल करके रखा होगा, या फिर कोई पर्सन जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज में डील करता है एक्सक्लूसिवली, मतलब वो सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई ही देता है। तो ये दोनों केस में यहाँ पे इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। रादर दे शैल इशू अ बिल ऑफ सप्लाई, एंड दिस बिल ऑफ सप्लाई shall mention that they are not liable to charge GST on the face of the document। मतलब GST इनवॉइस में इनको ये मेंशन करना होगा कि they are not liable to collect GST thereon। फिर यहाँ पे ये नोट देखो, रेगुलर सप्लायर होगा या फिर कंपोजिशन डीलर है, तो ये दोनों में से कोई भी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दे रहा है तो नो नीड टू इशू इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200 रुपीज, बट अ कंसोलिडेटेड इनवॉइस शैल बी इशूड फॉर अ पर्टिकुलर रेसिपिएंट एट डे एंड। मतलब हर दिन रेसिपिएंट वाइज डे एंड, यहां पे कीवर्ड है रेसिपिएंट वाइज कंसोलिडेटेड इनवॉइस देना होगा। फिर कोई अगर आरसीएम सप्लाई कर रहा है, अभी इसका क्या मतलब है आरसीएम का सप्लाई, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हो गया सप्लायर,
ये हो गया रेसिपिएंट, ये सप्लायर रेसिपिएंट को दे रहा है, बट ये केस में टैक्स रेसिपिएंट को पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो ये केस में सप्लायर रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू नहीं करेगा, बल्कि रेसिपिएंट खुद को ही सेल्फ इनवॉइस जनरेट करेगा। अभी ये सेल्फ इनवॉइस का पर्पस क्या है, आप मन में ये सोच सकते हो कि ज़रूरत क्या है इसका। इसका ज़रूरत इसलिए है टू अवेल ITC ऑन सच इनवर्ड सप्लाईज। अभी ITC बुक करने के लिए सेक्शन 16 हम लोगों को ये मैंडेटरी कंडीशन, सेक्शन 16 में ये मैंडेटरी कंडीशन है कि इनवॉइस होना चाहिए टू बुक ITC। आई होप बात आपको समझ में आया होगा। फिर अपना सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन टू इशू इनवॉइस, मतलब इनवॉइस का ड्यू डेट क्या होगा। तो यहाँ पे दो पार्ट में सीखेंगे, एक गुड्स के लिए क्या होता है, एक सर्विसेज के लिए क्या होगा। गुड्स के लिए पहले देखते हैं, सप्लायर शैल इशू इनवॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ। फिर ये फॉलोइंग चीज़ें हम लोग देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं उसको देखना है पहले। ऑन और बिफोर ये जो चीज़ है, फिर यहाँ पे ABCD ये 4 सिनेरियो है, एक एक करके सीखते हैं। पहला सिनेरियो है व्हेन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अभी जो केस में जो सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, उसमें रिमूवल डेट ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री और गोडाउन ऑफ सप्लायर। तो सप्लायर का प्लेस से रिमूव होने से पहले पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। दूसरा केस में जब मूवमेंट नहीं है, इन अदर केसेस मीन्स नो मूवमेंट। तो जहां पे नो मूवमेंट कुछ है नहीं, वहां पे डिलीवरी डेट। पहला केस में क्या था, रिमूवल डेट, दूसरा केस में डिलीवरी डेट। ये टर्म्स आपको याद रखना है। फिर पार्ट सी में आते हैं, इसमें देखो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई बोले तो ये एक रिकरेंट बेसिस में होता है। यहां पे रिकरेंट सप्लाई मतलब पीरियडिक बेसिस में वो सप्लाई चलता रहेगा। तो इसमें ड्यू डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस इज SOI मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स डेट और पेमेंट डेट। ये जो पेमेंट डेट है ना, ये पीरियडिक पेमेंट डेट है। पीरियडिक पेमेंट डेट, ये दोनों में से जो भी घटना अर्लियर होगा उसी डेट में इनवॉइस इशू करना होगा। तो ये कौन सा केस हो गया, कंटिन्यूअस सप्लाई। फिर चौथा केस है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अभी जहां पे गुड्स तो भेज रहे हैं, तो अभी एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्टेंस डेट बाद में फ्यूचर में निकल के आएगा। तो एक्सेप्ट, वो केस में एक्सेप्टेंस डेट और 6 months फ्रॉम रिमूवल। ये 6 months फ्रॉम रिमूवल मतलब फ्रॉम द फैक्ट्री और गोडाउन ऑफ द सप्लायर। तो ये दोनों में से जो घटना पहले होता है, उस डेट में इनवॉइस रेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है सप्लायर का। और देखो, ये अगर इफ नॉट रिटर्न्ड और
एक्सेप्टेड। अगर ये जो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है ना, उसमें हम लोग डीम्ड सप्लाई कर देंगे उस घटना को, अगर वो गुड्स 6 महीने के अंदर वापस नहीं आता है या फिर 6 महीने के अंदर एक्सेप्ट नहीं होता है, तो 6 months फ्रॉम रिमूवल डेट, वो केस में वो डीम्ड सप्लाई बन जाएगा एंड अकॉर्डिंगली टैक्स लग जाएगा उस पर। यहां पे एक चीज याद रखने लायक है, दैट इज देखो, द सप्लायर कैन इशू इनवॉइस, द सप्लायर कैन इशू इनवॉइस इवन आफ्टर प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। ये सर्विस का केस में है। अगर गुड्स के जगह पे सर्विस का सप्लाई हो रहा है तो वो केस में सर्विस कंप्लीट होने के बाद विदिन 30 डेज विदिन 30 डेज इनवॉइस जनरेट करना होगा। एंड इन केस द सप्लायर इज इन्वॉल्व इन बैंकिंग और इंश्योरेंस बिजनेस, फिर 45 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर देना होगा। एंड यहां पे जनरल रूल ये है, सर्विस के केस में सप्लायर शैल इशू एन इनवॉइस जनरली एट द टाइम ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस मतलब इन सिंपल वर्ड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस। आई होप यहां तक बात समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अभी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में क्या होता है, मतलब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या आएगा वो देखना है। तो पहले तो ये जानना होगा कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कब बोलते हैं हम लोग, मतलब उसका रिक्वायरमेंट क्या है। एक तो देखो पीरियडिक पेमेंट ऑब्लिगेशंस, यहां पे बेसिकली दो रिक्वायरमेंट है। एक है पीरियडिक पेमेंट ऑब्लिगेशंस एंड दूसरा है पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। अभी यहां पे देखो ये 3 पार्ट में जो 3 रामबाण निकल रहे हैं ना, ये 3 पार्ट में इसको हम लोग समझेंगे। पहला तो ये है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम लोग को पता है, वो केस में इनवॉइस ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो ये केस में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा इनवॉइस इशूइंग डेट। दूसरा केस में देखो, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट ascertainable फ्रॉम द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो केस में इनवॉइस एट व्हेन द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट, मींस यहां पे जो पेमेंट का डेट होगा ना, वो अपना इनवॉइस इशू करने का डेट हो जाएगा, दैट इज डेट ऑफ पेमेंट। और यहां पे ऐसे याद रख लो, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, एक डीडीओपी दूसरा डीओपी। फिर तीसरा पार्ट में पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ अ सर्टेन इवेंट। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट घटने के बाद पेमेंट को लिंक किया जाएगा। मींस ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल आफ्टर 60% कंप्लीशन। तो यहां पे एक इवेंट का कंडीशन अटैच्ड है, तो 60% कंप्लीट होने के बाद ही पेमेंट मिलेगा। तो वो केस में वो कंडीशन फुलफिलमेंट का जो डेट होगा ना, वही अपना इनवॉइस इशू करने का डेट आ जाएगा, ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। तो यहां पे इवेंट हो गया मेन अपना पॉइंट, यहां पे डेट ऑफ पेमेंट आ गया, यहां पे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आ गया। फिर एक
स्पेशल पॉइंट है। ये स्पेशल पॉइंट कुछ ऐसा है, व्हेन सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। अभी कुछ केस में ऐसा होता है ना कि सप्लाई कंप्लीट होने के पहले ही दैट पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस। तो वो केस में इनवॉइस व्हेन सप्लाई सीज, इनवॉइस इशू करने का डेट ये रहेगा व्हेन सप्लाई सीजेस टू एग्जिस्ट। मतलब जो डेट से वो सप्लाई एग्जिस्टेंस में नहीं होगा, आई मीन जो सेसेशन का जो डेट है वही डेट होगा अपना इनवॉइस रेज करने का। दैट इज आप शॉर्ट में इसको सेसेशन डेट बोल के याद रख सकते हो। एंड कितना आपका वो केस में कितना वैल्यू ऑफ सप्लाई लेना है, टू द एक्सटेंट द सप्लाई मेड बिफोर सेसेशन। ये टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सच सेसेशन। And in case of RCM supply, recipient issues self-invoice on the date of receipt of goods or services. Self-invoice generate करना है recipient को on the date of, जो receipt का जो date है ना, तो यहाँ पे कीवर्ड है receipt date of goods or services. आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। फिर तीसरा पार्ट अपना है हाउ। तीसरा क्वेश्चन इज हाउ। नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस टू बी इश्यूड। दैट इज कोई भी सप्लायर जब सप्लाई दे रहा है, चाहे गुड्स का हो या फिर सर्विसेज का हो। इन केस ऑफ गुड्स ये इनवॉइस का 3 कॉपी में होगा, दैट इज इन ट्रिप्लिकेट। वन इज फॉर सप्लायर, अनदर इज फॉर रेसिपिएंट एंड द लास्ट वन इज फॉर द ट्रांसपोर्टर। बिकॉज गुड्स के केस में तो कोई ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व रहेगा, ऑब्वियसली कोई जीटीए रह सकता है, रेलवेज हो सकता है, लाइक दैट। एंड सर्विसेज के केस में ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टर नहीं होगा, इन डुप्लीकेट जनरेट करना होगा 2 कॉपी फॉर सप्लायर एंड रेसिपिएंट। ये 2 कॉपीज एंड यहाँ पे 3 कॉपीज। एंड यहाँ पे याद रख लेना नो ट्रांसपोर्टर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फिर अपना आता है सेक्शन 32। सेक्शन 32 बेसिकली एक छोटा सा सेक्शन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32, एनी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल कलेक्ट जीएसटी एट प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। दैट इज नॉट इन एक्सेस। जितना अलाउड है उतना ही जीएसटी कलेक्ट करना है। फिर आता है सेक्शन 13, ऑल इनवॉइसेस इशूड फॉर टैक्सेबल सप्लाई शैल इंडिकेट जीएसटी अमाउंट। मतलब कोई भी इनवॉइस जब इशू करेंगे ना, कोई भी सप्लायर जब इनवॉइस इशू करेगा, ही शैल मेंशन द जीएसटी अमाउंट चार्ज्ड by the supplier and recipient in case of RCM basis। RCM के केस में आपको पता है कि वो सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना होता है। अभी सेल्फ इनवॉइस भी जनरेट करना है ना, उसमें भी कितना जीएसटी अमाउंट है वो मेंशन करना मैंडेटरी है। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है रिवाइज्ड इनवॉइस। रिवाइज्ड इनवॉइस का कॉन्सेप्ट आता है इन केस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। तो
पहले तो ये देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग रिवाइज्ड इनवॉइस टू रेसिपिएंट इज दैट ही कैन बुक आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज्ड इनवॉइस एज पर सेक्शन 16। अभी कोई बंदा, कोई सप्लायर पहले रजिस्टर्ड नहीं था, तो जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं था वो रेसिपिएंट को ऑब्वियसली इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाएगा। अभी इनवॉइस नहीं रहेगा तो रेसिपिएंट आईटीसी बुक नहीं कर पाएगा। तो जब ये सप्लायर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाता है, उसके बाद ही कैन अवेल द ऑप्शन ऑफ इशूइंग रिवाइज्ड इनवॉइसेस। अभी इसका जो पूरा मैकेनिज्म है इशूइंग रिवाइज्ड इनवॉइस, उसको सीखते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक टाइमलाइन मैंने ड्रॉ किया है। आई होप यू गाइज आर कॉपिंग these notes simultaneously because these are very precise notes and this will definitely help you in your last day revision. So I suggest you to please copy it down. तो फिर ये टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। देखो, यहाँ तक ये जो पीरियड है ना, इसमें जो सप्लायर है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, नो रजिस्ट्रेशन। फिर ये ए से जो बी पॉइंट है, ए से बी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है, एंड बी में आके सप्लायर गेट्स एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे। अभी के लिए इतना आप लोग एक याद रख लो कि कोई भी सप्लायर का जब 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस होता है तो ही इज एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। अभी ये जो बी पॉइंट का जो डेट है, इसको हम लोग इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोलेंगे। अभी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तब ही बोलेंगे जब सप्लायर ने ये बी से 1 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल दिया। मतलब अगर सप्लायर ने एप्लीकेशन सी पॉइंट के बाद कहीं पे डाला, मींस यहां पे अगर एप्लीकेशन डालता है, तब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी आरसी ग्रांट का जो डेट है ना, आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन जब ग्रांट होगा वो डेट तब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। अगर सी पॉइंट के बाद एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है, और इन केस एप्लीकेशन इज फाइल्ड विद इन 1 मंथ, वो केस में ये जो बी पॉइंट वाला डेट था, वो बी पॉइंट वाला डेट ही इफेक्टिव डेट हो जाएगा। अभी देखो, जो डी और बी टू डी जो टाइम है, मतलब जब एलिजिबल हुआ था एंड जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ, वो दोनों डेट के बीच वाला जो पार्ट है, इतना जो एरिया है, दैट इज बी टू डी, ये टाइम के लिए रिवाइज्ड इनवॉइस कैन बी इशूड फॉर दिस पीरियड। ओके, तो रिवाइज्ड इनवॉइस कौन सा पीरियड के लिए इशू कर सकते हैं वो अपने सीखे। अभी देखो, ये डी से ई वाला जो पॉइंट है, डी टू ई, ये जो 1 मंथ का पीरियड है ना, तो आरसी डेट से जो लास्ट डेट ऑफ इशूइंग रिवाइज इनवॉइस, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ, वहां से 1 महीने का जो पीरियड है, उसके अंदर अंदर रिवाइज इनवॉइस इशू कर देना है। तो ये बेसिकली ये पूरा चीज का एक कॉम्पैक्ट चित्र है। आई होप दिस विल हेल्प यू। फिर यहां पे एक छोटा सा नोट है, इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, मतलब जो रेसिपिएंट है वो उसके पास रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, वो अनरजिस्टर्ड है, तो सप्लायर कैन इशू कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस। वो केस में सप्लायर कैन इशू कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस फॉर ऑल टैक्सेबल सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब अलग अलग इनवॉइस इशू ना करके
एक ही सिंगल कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकता है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शन टू सप्लायर, इफ recipient is unregistered। फिर नेक्स्ट सेक्शन 34। अभी सेक्शन 34 क्या बोल रहा है? सेक्शन 34 है डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स के बारे में। डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, दीज आर बेसिकली ईयर एंड एडजस्टमेंट्स फॉर एनुअल रिटर्न। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, समझो साल भर में सेल परचेज ये सब होता रहा, तो कुछ एडजस्टमेंट्स रहेगा, ज़्यादा सेल कर दिया या फिर सेल्स रिटर्न है, वो सब चीज़ को एनुअल रिटर्न में एडजस्ट कैसे करेंगे? एडजस्ट करने के लिए कुछ तो वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेशन होता है डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। अभी डेबिट नोट का फीचर है ये सब प्लस का ये फीचर रखता है। मतलब अब ये प्लस को समझने के लिए पहले तो ये देख लो, वर्क्स ऑन दिस इज बेसिकली डेबिट नोट्स आर लाइक सप्लीमेंटरी इनवॉइस। मतलब डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स ओनली कैन बी इश्यूड इफ इनवॉइस is issued already। मतलब डेबिट क्रेडिट नोट इशू करने के लिए इनवॉइस इशू करने, मतलब इनवॉइस रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिना इनवॉइस का डेबिट क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते। तो बेसिकली डेबिट नोट वर्क्स एज सप्लीमेंटरी इनवॉइस। इसका मोटिव ये होता है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब आपने कोई सप्लाई कर दिया, आपको लगता है कि नहीं यार इसको मतलब 10,000 के जगह पे 20,000 उसका वैल्यू होना चाहिए, तो उसमें वो बाकी जो एडिशनल 10,000 है वो 10,000 में भी तो टैक्स आना चाहिए ना सरकार को। तो उसके लिए जो इंक्रीज करना होगा, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्रीज करने का ये एक टूल है डेबिट नोट। एंड दूसरा यूटिलिटी है टू इंक्रीज द टैक्स अमाउंट। मीन्स आपने फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 12% में टैक्स भर दिया, अभी आपको लगता है, मतलब लगता नहीं है, आपको ये पता चला कि आपने गलत टैक्स अमाउंट चार्ज किया था, 18% होना चाहिए, तो 12 से 18 करने के लिए डेबिट नोट इशू कर सकते हैं टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। दैट इज़ आपको पहले आपका सप्लाई का गलत वैल्यूएशन किए थे, आपको 10,000 लग रहा था, बाद में वो बन के आया 20,000, तो उसको बढ़ाने के लिए ये डेबिट नोट यूज़ कर सकते हैं। फिर जब डेबिट नोट सप्लायर इशू करेगा तो सप्लायर का जो GSTR 1 है, GSTR 1 क्या होता है? GSTR 1 में कोई भी सप्लायर का ये ई-लायबिलिटी रजिस्टर वो अपडेट हो जाता है। ई-लायबिलिटी रजिस्टर शोज GST liability of the supplier। तो ई लायबिलिटी रजिस्टर अपडेट हो जाता है एंड GSTR 1 के थ्रू अपडेट होता है। फिर अपने ये साइड में राइट हैंड साइड में आओ, यहाँ पे क्रेडिट नोट्स के बारे में सीख। क्रेडिट नोट्स कैरीज द फीचर ऑफ माइनस। इसका मोटिव क्या है? एक तो सेल्स रिटर्न जो सेल को घटाने का है, या फिर पोस्ट सेल्स डिस्काउंट्स है। तो कोई भी पोस्ट सेल डिस्काउंट जो भी है ना, ये डिस्काउंट का भी तो फीचर वही होगा ना, सेल को डिक्रीज दिखाना, सेल को कमती दिखाने का। फिर तीसरा पॉइंट ये आता है एक्सेस टैक्स हैज़ बीन चार्ज्ड बाय मिस्टेक। आपने ज़्यादा टैक्स चार्ज कर लिया है एंड आपको कम टैक्स चार्ज करना था, तो यहाँ पे रिवर्स सिनेरियो है, आपने 18% चार्ज किया था, वहाँ से आपको 12% में जाना है। एंड सप्लायर शैल डिक्लेयर सच क्रेडिट नोट्स इन द अपकमिंग GSTR 2। यहाँ पे GSTR 2
जब भी घटाने का बात होगा तो वो GSTR 2 में आएगा एंड इट अपडेट्स ई क्रेडिट लेजर। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, लास्ट डेट टू अपडेट डेबिट और क्रेडिट नोट्स इन GST पोर्टल। मतलब बाय व्हाट टाइम supplier needs to issue डेबिट और क्रेडिट नोट्स, ये इसका एंड डेट दिखाएगा। ड्यू डेट ऑफ GSTR 3 फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 20th अक्टूबर। अभी सितंबर का ड्यू डेट होता है 28 अक्टूबर, उसका नेक्स्ट मंथ। एंड GSTR 3 इज द मंथली रिटर्न। GSTR 3 is basically the monthly return। तो समझो कोई अपने बात कर रहे हैं फाइनेंशियल, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल चल रहा है अपना फाइनेंशियल ईयर 19-20 का बात हो रहा है एंड 19-20 में इसका ये फाइनेंशियल एंड होगा 31 मार्च 2020। तो लास्ट डेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट इज, देखो GSTR 3 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, दैट इज इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज 2021। उसका सितंबर मंथ का GSTR 3 का ड्यू डेट दैट इज 20th अक्टूबर 2020। और ये एक डेट आया एंड दूसरा है एक्चुअल एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट। ये दोनों में से जो भी अर्लियर है, ये एक्चुअल एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट। अभी एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट कौन सा ईयर का, फाइनेंशियल ईयर 1920 का। जो एक्चुअल इसका एनुअल रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डेट होता है 31 दिसंबर। तो जनरली 31 दिसंबर से पहले ही वो रिटर्न फाइल हो जाता है, इसलिए एक्चुअल एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट और ये जो अपना डेट निकल के आया था 20th अक्टूबर, ये दोनों में से जो भी अर्लियर है दैट विल बी द लास्ट डेट ऑफ इशूइंग डेबिट और क्रेडिट नोट्स। फिर 2-3 स्पेशल पॉइंट्स है, उसको थोड़ा देख लेंगे तो ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। तो उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बिकॉज कंटिन्यूसली ये थोड़ा टेक्निकल भी है चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद अपने ब्रेक से पहले यहाँ तक ख़त्म किया था, फिर कुछ स्पेशल प्रोविजंस है वो एक बार देख लेते हैं। नॉट दैट रिलेवेंट फॉर एग्ज़ाम, जितना इम्पोर्टेंट पोर्शन था वो कवर हो गया चैप्टर का, फिर भी पूरा कवरेज करना है अपने को सिलेबस का, कुछ छोड़ के नहीं जाना है। तो बैंक्स, NBFC, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, NBFC, इंश्योरेंस कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये लोग जब टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, इट मे नॉट इंक्लूड सीरियल नंबर एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट। ये इनको एक रिलैक्सेशन दिया गया है। रिलैक्सेशन फ्रॉम कंप्लायंस, बिकॉज इनका कस्टमर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस बैंक्स टू मेंटेन ऑल सच रिकॉर्ड्स। एंड
इनवॉइस कैन बी इशूड इवन आफ्टर 45 डेज ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। मतलब जो अपना पीरियडिकल जो बैंक स्टेटमेंट्स आते हैं ना ईमेल में, वही बेसिकली बैंक्स का इनवॉइस माना जाता है। ई स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वो सर्विस देने के बाद 45 डेज के अंदर अंदर दे देना चाहिए। फिर ISD मीन्स इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये ITC चैप्टर में इसका पूरा कहानी हम लोग डिटेल में सीखेंगे। अभी के लिए इतना रेलेवेंट है, ISD शैल इशू इनवॉइसेस टू ब्रांचेस। तो ये केस में भी सीरियल नंबर मेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही यहाँ पर रेलेवेंस आता है। फिर GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, GTA को इनवॉइस भी इशू करना होता है एंड बिल्टी दैट इज कंसाइनमेंट नोट भी इशू करना होता है। इनवॉइस में दैट इज इनवॉइस शुड मेंशन दीज थिंग्स। एक तो ग्रॉस वेट ऑफ गुड्स, नेम ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी दोनों का नाम मेंशन होना चाहिए, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, डिटेल ऑफ गुड्स दैट इज HSN नंबर एटसेट्रा, ओरिजिन डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, गुड्स कहाँ से मतलब सप्लायर रेसिपिएंट का लोकेशन क्या है वो देना होगा टू डिटरमाइन एंड क्रॉस चेक द प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर GSTIN नंबर ऑफ टैक्सेबल पर्सन, GSTIN नंबर ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट। फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में जो है, समझो बस वगैरह ट्रेन हो गया, उसमें इनवॉइस इज द टिकट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एंड सिनेमा हॉल के केस में भी इनवॉइस इज टिकट। यही GST इनवॉइस माना जाएगा। When a taxable supply is made for a consideration, taxable person, TP means taxable person, shall indicate amount of tax in invoice and other documents। मतलब जो टैक्सेबल पर्सन है वो जब कोई टैक्सेबल सर्विस दे रहा है या फिर टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है, वो केस में जो सप्लायर कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करेगा ना, बी इट इनवॉइस बी इट एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, वो सब में टैक्स अमाउंट मेंशन करना मैंडेटरी है। मतलब अमाउंट ऑफ टैक्स, दिस बेसिकली मीन्स GST अमाउंट कलेक्टेड, ये मेंशन करना मैंडेटरी होता है सप्लायर को। फिर कंटिन्यूअस सप्लाई, अभी जो हम लोग डिस्कस किया उसका डेफिनेशंस अलग से यहाँ पे समझा के रखा है। तो गुड्स के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड ऑन अ कंकरेंट और रिकरेंट बेसिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड इनवॉइस टू बी इशूड ऑन रेगुलर और पीरियडिक बेसिस। रेगुलर पीरियडिक का क्या मतलब है? अभी इसमें मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, मतलब ये कंटिन्यूअस सप्लाई है, चलता रहेगा। तो ये गुड्स के केस में ड्यू डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस इज, पहले भी जो देखे थे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू करने का जो डेट वो, एंड पीरियडिक पेमेंट डेट, ये दोनों में से जो अर्लियर होगा वही है ड्यू डेट। सी, ये इनवॉइस जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है, इसका इतना रेलेवेंस नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। ये चैप्टर आपके ग्रिप में रहेगा तभी आप लोग टाइम ऑफ सप्लाई निकाल पाओगे। और दूसरा जो ब्रांच है, एक तो ये ब्रांच हो गया गुड्स का, दूसरा ब्रांच है सर्विसेज का। तो सर्विस के केस में जो कंटिन्यूअस सप्लाई है, ये कंटिन्यूअस सप्लाई अपने पढ़ रहे हैं। सर्विस के केस में पीरियडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन है, ये एक कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन है पीरियड इज ग्रेटर देन 90 डेज, मतलब सर्विस
का जो सप्लाई का जो कंटिन्यूएशन है, सप्लाई का जो कंटिन्यूएशन है वो 90 डेज से ज़्यादा होना चाहिए एंड ऑब्वियसली कंटिन्यूअस या फिर रिकरेंट बेसिस में सप्लाई देना चाहिए। तो वो केस में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस अगर अपना फर्स्ट देखेंगे, ये स्टेप 1 है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिटर्मिनेबल है तो वो केस में पेमेंट ड्यू डेट, अगर डिटर्मिनेबल नहीं है, इफ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, देन एक्चुअल पेमेंट डेट। वही हम लोग जो पढ़े थे, ये केस में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फर्स्ट केस में एंड दूसरा केस में डेट ऑफ पेमेंट। एक में डीडीओपी, दूसरा में डीडीपी। फिर दो छोटा छोटा क्लैरिफिकेशन लाइक सर्कुलर्स है। सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस तो समझो ये जम्मू कश्मीर में सप्लायर बैठा हुआ है एंड दिल्ली में रेसिपिएंट है, एंड जम्मू कश्मीर से जो सप्लायर है वो शॉल्स भेज रहा है दिल्ली। तो जब इनिशियली गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजेगा, ये जो ट्रांजैक्शन 1 दिख रहा है ना, दिस इज नॉट अ सप्लाई। जब अप्रूवल बेसिस मतलब अप्रूव हुआ नहीं है, सिर्फ भेजा है अभी, तो भेजने से वो सप्लाई नहीं बन जाएगा। एंड सप्लायर शैल इशू ट्रांसफर चालान एंड ई-वे बिल इफ रिक्वायर्ड। अब ई-वे बिल कब रिक्वायर्ड है वो ई-वे बिल चैप्टर में सीखेंगे। अभी के लिए इतना पढ़ लो कि ई-वे बिल भी रिक्वायर्ड होगा, मतलब इशू करना होगा इफ रिक्वायर्ड। फिर अभी जो रेसिपिएंट है उसने गुड्स तो रिसीव कर लिया, अभी वो क्या कर सकता है गुड्स को, एक तो रिजेक्ट कर सकता है। तो रिजेक्ट जब करेगा वो गुड्स को फिर यहाँ पे रिटर्न कर देगा। वो रिटर्न के केस में भी ये सप्लाई नहीं बनेगा, ट्रांसफर चालान ई-वे बिल जनरेट करेगा रेसिपिएंट। ई-वे बिल इफ रिक्वायर्ड, कब रिक्वायर होता है वो बाद में देखेंगे। तो ये घटना भी सप्लाई नहीं बनता है। ये अपना ट्रांजैक्शन 2 हो गया। फिर रेसिपिएंट के पास और एक ऑप्शन है, वो एक्सेप्ट कर सकता है। अभी एक्सेप्ट कर लिया ना तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन एक्सेप्टेंस डेट। जो डेट में एक्सेप्ट कर लेगा वो एक्सेप्टेंस डेट उसका इनवॉइस इशू करने का ड्यू डेट बन जाएगा। और तीसरा है, कोई रेसिपिएंट ने कुछ एक्शन लिया ही नहीं, मतलब रिसीव भी नहीं किया, मतलब एक्सेप्ट भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, तो वो केस में क्या होगा, जब एक्सेप्ट या फिर रिसीव नहीं करेगा ना, ये केस में डीम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आएगा, विच सेज इफ नॉट रिटर्न्ड विद इन 6 months। तो 6 महीने का एक पीरियड है, वो इलैप्स होने के बाद उसको डीम्ड सप्लाई कर दिए जाएंगे। इनवॉइस ऑन एक्सपायरी, दैट इज इनवॉइस इशू करने का डेट होगा ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 months पीरियड। issue invoice on earlier of the below 2 events, that is 6 months from the date of removal from supplier's place। supplier's place से जब रिमूवल होगा वो डेट से 6 महीने का पीरियड काउंट करेंगे, एंड मतलब और एक्सेप्टेंस डेट। तो जो केस में एक्सेप्टेंस नहीं है वो केस में ये 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल फ्रॉम सप्लायर्स प्लेस, यही डीम्ड डेट फॉर इशूइंग इनवॉइस बन जाएगा। एंड जब एक्सेप्टेंस डेट है तो वो फिर अपने वो दोनों में कंपेयर करेंगे, विच एवर इज अर्लियर वो ही अपना ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बन जाएगा। सी दिस इज वेरी सिंपल। if you understand these things logically, this will appear pretty simple। फिर दूसरा है अपना डेबिट क्रेडिट नोट। ये एक स्पेशल केस है जब रेसिपिएंट एक्सपायर्ड मेडिसिन रिटर्न करता है कंपनी को, विच मीन्स रेसिपिएंट यहाँ पे
कोई डीलर है, अभी डीलर किसका है, मेडिसिन, ये रेसिपिएंट है कोई मेडिसिन डीलर, एंड सप्लायर है लाइक रैनबैक्सी फार्मा, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपने नाम तो सुना होगा डेफिनेटली। तो रैनबैक्सी फार्मा, इन्होंने मेडिसिन सप्लाई किया और सप्लाई का डेट है 1 जुलाई 2017। तो इसका वैल्यू अब मतलब मेडिसिन का वैल्यू है 1,00,000, जीएसटी चार्ज किया, आई एम अज्यूमिंग द रेट 18%। ऑब्वियसली आपको जीएसटी का रेट एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन में, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट जीएसटी रेट, आपको जीएसटी रेट याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये केस में टोटल वैल्यू आया 1,18,000 एंड जो डीलर है उसने आईटीसी बुक कर लिया। फिर क्या होता है, ये मेडिसिन जो है वो उसमें से कुछ मेडिसिन मतलब अरे क्या हो गया, फ्यू medicines remained unsold and they got expired। मतलब कुछ मेडिसिन बिका नहीं, वो एक्सपायर हो गया। ये तो होता ही है मेडिसिन बिजनेस में। तो डीलर क्या करेगा, वो मेडिसिन को रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो समझो रिटर्न करने का डेट है 20 सितंबर 2018। अभी जो रिटर्न आया ना, ये सेल्स रिटर्न हो गया। ये सप्लायर के लिए मतलब रैनबैक्सी के लिए दिस विल बी सेल्स रिटर्न। अभी सेल्स रिटर्न मतलब इसने तो जीएसटी पहले ही चार्ज कर लिया था 18,000, इसको वो जीएसटी घटाना होगा। जीएसटी घटाने के लिए एंड इसने पहले इनवॉइस भी रेज किया होगा, जो यहाँ पे जब सप्लाई किया था तो इसने इनवॉइस रेज किया था जीएसटी लगा के। तो अभी इनवॉइस है, सेल्स रिटर्न है, उसको जीएसटी का अमाउंट घटाना भी है। तो वो केस में इसको ये इफेक्ट देने के लिए इशू क्रेडिट नोट। तो ये क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो क्रेडिट नोट इशू करने का इफेक्ट क्या होगा, जो सप्लायर है रैनबैक्सी, सप्लायर का जो आउटपुट लायबिलिटी है दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय 18,000। तो ये जो 18,000 पहले चार्ज कर लिया था इसको घटाना है, तो इसका इफेक्ट आएगा ई लायबिलिटी रजिस्टर में। एंड जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट इज लायबल टू रिड्यूस इट्स आईटीसी। मतलब जो आईटीसी यहाँ पे बुक कर लिया था ना पहले, वो आईटीसी को भी तो इसको घटाना होगा ना, क्योंकि वो आईटीसी देखो वो सप्लाई रिटर्न हो गया, अभी उसका आईटीसी कैसे लेके बैठ सकते हो, तो उसको आईटीसी भी घटाना होगा। इसका इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट है ये आएगा ई क्रेडिट लेजर में, इसका इफेक्ट आएगा ई लायबिलिटी रजिस्टर में। ये ई क्रेडिट लेजर अपडेट हो जाएगा, इसका ई लायबिलिटी रजिस्टर अपडेट हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट नोट लास्ट कब तक इशू कर देना होगा। तो वही हम लोग ने जो देखा 20 अक्टूबर ऑफ द मतलब जीएसटीआर 3 फाइल करने का जो ड्यू डेट है दैट इज 20 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अपना ये केस में फाइनेंशियल ईयर है 17-18, तो ये अक्टूबर का जो डेट आ रहा है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज फाइनेंशियल ईयर 18-19 का आएगा। और एक्चुअल एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट समझो, अपने एग्जाम्पल में ये ले लेते हैं ये चलो हम लोग मानते हैं कि 30 सितंबर तक इसने एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया। अभी 30 सितंबर 20 अक्टूबर, ये दोनों में से जो अर्लियर है, अर्लियर कौन सा है, ये केस में अर्लियर आ रहा है 20 अक्टूबर। ये हो गया अपना लास्ट डेट टू इशू क्रेडिट नोट। आई होप आप लोगों को ये पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। एंड ये जो 30 सितंबर है ये एज पर आवर एग्जाम्पल
ये आ गया। फिर नोट है एक छोटा सा, एडवांस रिसीव्ड, मतलब कोई भी सप्लायर है ना जो सप्लाई किया उसके रिगार्डिंग कुछ एडवांस मिला, या फिर रिसीट वाउचर उसने इशू, मतलब एडवांस में सप्लाई अभी तक किया नहीं है। देखो सप्लायर अभी तक सप्लाई किया नहीं है, उसको एडवांस मिल गया और एडवांस के बदले उसने रिसिप्ट वाउचर इशू कर दिया है, बट इनवॉइस इशू नहीं किया है। इनवॉइस इशू नहीं किया है, रिसिप्ट वाउचर इशू किया है। तो वो केस में एंड सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई हैज बीन मेड, मतलब बाद में ऐसा हुआ कि दोनों के बीच कुछ झगड़ा हो गया, सप्लाई हुआ ही नहीं, नो सप्लाई, बाद में कुछ सप्लाई दिया ही नहीं गया। तो अभी इसका तो एडजस्टमेंट करना होगा ना बुक्स में। तो यहां पे देखो सप्लाई नहीं हुआ है तो इनवॉइस भी इशू नहीं किया हुआ है। अभी मैंने बोला था कि डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ एन इनवॉइस। तो यहां पे इनवॉइस इज एब्सेंट, तो इन द एब्सेंस ऑफ इनवॉइस क्रेडिट नोट कैन नॉट बी इशूड। देखो क्रेडिट नोट कैन नॉट बी इशूड इन द एब्सेंस ऑफ इनवॉइस, हेंस सप्लायर शैल इशू रिफंड वाउचर टू सेटल द मैटर टू द रेसिपिएंट। यहाँ पे जो सेटलमेंट होगा ना, जो घटाना है, वो क्रेडिट नोट के जरिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज इनवॉइस नहीं है, तो रिफंड वाउचर के थ्रू सेटल करना होगा। फिर केस 2, देखो अभी ये जो मेडिसिन का केस हुआ इसका अभी दूसरा एक पार्ट है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये पॉसिबिलिटी है कि रिटर्न ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है ना, वो अपना जो ड्यू डेट था दैट इज 20 अक्टूबर तक क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं ना। ये भी तो हो सकता है कि 20 अक्टूबर के बाद मेडिसिन रिटर्न किया गया, दैट इज आफ्टर लास्ट डेट फॉर इशूइंग क्रेडिट नोट, उसके बाद रिटर्न हुआ तो पॉसिबल तो है। इन दिस केस द जीएसटी लॉ शैल मेक द रिटर्न एज ए डीम्ड सप्लाई, मतलब ये केस में ना जो रिटर्न हो रहा है, मतलब ये जो रिटर्न जो हो रहा है, ये जो रिटर्न हुआ मेडिसिन का, ये केस 2 अगर रिटर्न, इफ रिटर्न आफ्टर 20 अक्टूबर, तो वो केस में इसको, ये जो रिटर्न वाला जो ट्रांजैक्शन है इसको डीम्ड सप्लाई कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी चार्ज करना होगा, तो ऑटोमेटिकली वो मैटर सेटल हो जाएगा। ये एक स्पेशल केस आप लोग प्लीज़ याद रखना। ये जो केस 2 वाला चीज़ है ना, ऐसा मतलब देखो एग्जामिनर का ये सब पार्ट ना बहुत पसंदीदा होता है, बिकॉज इसमें वो लोग कॉन्सेप्ट को ड्रिल करेंगे आपका, कि आप कॉन्सेप्चुअली कितना समझे हो चीज़ों को। फिर डीम्ड सप्लाई, जो रिटर्न डेट है वही डेट में डीम्ड सप्लाई बना दिया जाएगा एंड जीएसटी इज लेविड। एक एंड में एक छोटा सा एडवाइस है, आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना, बुरा लगे तो ऑब्वियसली स्किप कर देना। ट्राई टू सॉल्व ऑल ICAI मैथ क्वेश्चंस, ICAI मैथ क्वेश्चंस, दैट इज स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय ICAI। दूसरा कोई भी बुक करना मैं तो बिल्कुल भी रेफर नहीं करूँगा, बिकॉज ICAI माई बाप होता है अपना, एंड ICAI का जो क्वेश्चंस है वही करके जाना है एग्ज़ाम में। एंड ऑल रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स क्वेश्चंस जितने भी मिलेंगे, ऑब्वियसली ये सब जब करोगे ना आप लोग, इसका दिस शैल बी अमेंडेड, मतलब जो नया अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट के साथ ही अगर है इसका सल्यूशन तभी देखो, अदरवाइज उसको देख के टाइम वेस्ट मत करो, कुछ मतलब नहीं है। एंड ऑब्वियसली ICAI प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ICAI के वेबसाइट में आप लोग जाओगे तो वहाँ पे ये लोग हर चैप्टर वाइज
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सेट दे के रखा है. दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस. वो क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करवाऊंगा वंस ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर डन. तब तक आप लोग खुद भी देख सकते हो. कुछ भी आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ, यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा. फिर अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय नंबर एज वेल. सो ये इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का चैप्टर ख़त्म हुआ. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई. देखो, इनवॉइस का चैप्टर मैंने इसलिए पहले ले लिया बिकॉज इनवॉइस का ना, ये टाइम ऑफ सप्लाई प्लस इनवॉइस, ये दोनों चैप्टर का मतलब इनवॉइस चैप्टर का नॉलेज चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई समझने के लिए. तो अगले लेक्चर में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई सीखेंगे. ये टाइम ऑफ सप्लाई का है चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा टेक्निकल है. फिर रजिस्ट्रेशन, तो ये सीक्वेंस में हम लोग सीखते जाएंगे. चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ऑन स्टडिंग. ये पढ़ाई ही सब कुछ है, जब तक सीए बन नहीं जाते हो तब तक. चलो, बाय बाय.